हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नेंस को। इससे पहले हमने मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही कंप्लीट कर लिया है आपके इंडियन सोसाइटी को। ठीक है, तो हम आज से गवर्नेंस शुरू कर रहे हैं, GS2 का टॉपिक। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा था पॉलिटी के टॉपिक कवर करा देना, तो मैंने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आइडेंटिफाई कर लिए, नोट्स भी बना लिए। तो गवर्नेंस के बाद उसको करा देंगे, क्योंकि गवर्नेंस का काफ़ी बड़ा चंक होता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए, और गवर्नेंस में तो हमने कंप्लीट पूरा नोट्स बना लिया है। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो NGO से करेंगे। NGO बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सारे एस्पेक्ट पढ़ाऊँगा, सारे लेटेस्ट डेटा फिगर जो भी हैं सब कुछ दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले NGO मतलब होता है गैर लाभकारी संगठन। इसके तहत कुछ डेटा है, आप समझो कि भारत में 33 लाख NGO जो हैं वो इस समय कार्यरत हैं। NGO दर्पण पोर्टल एक है नीति आयोग का। ठीक है, इस पर केवल 3 लाख यानी कि लगभग 10% NGO ही पंजीकृत हैं। जब आप NGO की समस्याएं या चुनौतियां लिखेंगे तो उसमें ये वाला पॉइंट आप लिखिएगा कि 33 लाख NGO सोचिए आप कार्यरत हैं, और मात्र उसमें से 3 लाख NGO जो हैं वो नीति आयोग का जो NGO दर्पण पोर्टल है उस पर जो है वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, CBI सैट, मैंने CBI का एक पॉइंट लाइन लिख दी है। CBI ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि ओनली 10% NGO फील्ड देयर फाइनेंशियल डेटा। उन्होंने कहा था कि इसमें से केवल 10% ऐसे NGO होते हैं जो अपने जो है फाइनेंशियल डेटा देते हैं, बाकी 90% नहीं देते हैं। जैसे एग्ज़ाम में जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह के इंट्रो आप इस तरह की डेटा से शुरुआत करिएगा। फिर 16,000 NGO जो है वो FCRA में पंजीकृत हैं, यानी कि विदेशी चंदा प्राप्त करते हैं। तो ये 33 लाख में से आप याद रखेंगे 16,000 ऐसे NGO हैं जो FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट उसके तहत पंजीकृत हैं, यानी कि इनको विदेशी चंदा मिलता है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो जो जब से 2020 में इसमें संशोधन हुआ है FCRA एक्ट में, तो 6600 जो आपके हैं 6600 NGO इनका लाइसेंस रद्द किया गया है। क्यों रद्द किया गया, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह का हवाला देकर वो सब हम आगे चल करके देखेंगे। तो NGO की अगर हम भूमिका देखें तो सबसे पहले आप ये पॉइंटर याद रखेंगे कि NGO की भूमिका कहाँ कहाँ होती है। शिक्षा में होती है, स्वास्थ्य में होती है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण में, ग्रामीण विकास में, पर्यावरण में और आपदा राहत में। अब हम एक एक सेगमेंट उठाएंगे और देखेंगे NGO की भूमिका कैसे उसमें होती है, और दूसरा कि उसके तहत कौन सा NGO काम कर रहा है उसका एग्जाम्पल वो आपको ज़रूर याद रखना है। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट, ये आप हेडिंग डालना, हेडिंग या सब हेडिंग जो भी है। तो लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट यानी कि जो भी हाशिए पर पड़े लोग हैं, वंचित एवं निर्धन वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं या जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, शिक्षा वाला हम देख रहे हैं, तो वंचित एवं निर्धन वर्ग के जो बच्चे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लिफ्ट का कार्य करती है कौन, NGO। अब इसके तहत आपको एग्जाम्पल देना, तो क्या आप लिखोगे, जिंदगी फाउंडेशन है उड़ीसा का जो कि यही काम करता है। फिर दूसरा पॉइंट है मूल्य आधारित शिक्षा। तीसरा पॉइंट है नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य व सिविक सेंस विकसित करना। इसके तहत आप दूसरा एग्जाम्पल डाल दोगे MGF यानी कि महात्मा गांधी फाउंडेशन, ये केरल का है। तो ये हो गए। देखो आप जैसे मान लो शिक्षा आया, ग्रामीण विकास आया, रोजगार आया, तो मुश्किल से आप जैसे आप 5-6 पॉइंट लिखोगे, लेकिन NGO का एग्जाम्पल हर में नहीं लिखना है, आप उनमें 3 के एग्जाम्पल दे दो, 3 NGO के। तो हमने 2 देख लिए। जिंदगी फाउंडेशन जो उड़ीसा का है वो बच्चों के लिए कार्य करता है और नागरिकोों के लिए कार्य करता है, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सिविक सेंस वगैरह के लिए महात्मा गांधी फाउंडेशन, ये केरल का है। ठीक, अगला है पॉइंट भाषाओं एवं संस्कृति का संरक्षण। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल दे देना अरिपणा फाउंडेशन, ठीक है, अरिपणा फाउंडेशन जो है वो भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ अन्य NGO अगर देखें तो ये सब आपको पता भी होगा कि प्रथम NGO एक है, अक्षय पात्र फाउंडेशन है, टेक फॉर इंडिया है। तो ये इनमें से जो याद आ जाए इनको आप लिख देना। तो ये इतने पॉइंट्स आप लिख देना। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में NGO की क्या भूमिका है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो NGO हैं अगर कार्यरत है तो एक है डॉक्टर्स फॉर यू, तो ये आप नाम याद रखेंगे, मैंने ऊपर ही लिख दिया। डॉक्टर्स फॉर यू जो NGO है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करता है। इसमें क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं, इलाज हेतु क्राउड फंडिंग, तो ये लोग क्राउड फंडिंग इकट्ठा करते हैं। आप सब ने देखा होगा अगर सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उस पर एड आते रहते हैं बहुत सारे। किसी बच्चे को गंभीर बीमारी है या बूढ़े लोग को या गरीब लोग को अनाथालय में, तो उनके लिए वो लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, QR वगैरह भेजते हैं, ठीक है, 5-10 रुपये मांगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके इलाज में जाती है। हेल्थ, पोषण, कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता व योगदान, ये भी आप लिख सकते हो। फिर आपदा के समय आपातकालीन हेल्थ केयर के रूप में कार्य करते हैं। स्वास्थ्य नीति निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं, समावेशी स्वास्थ्य नीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
शहरी ग्रामीण हेल्थ केयर के बीच सेतु का कार्य करते हैं, मातृत्व राहत देते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो भी 5-6 याद आ जाए लिख देना। बहुत शानदार है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं, लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने ऊपर एक देख लिया था एनजीओ, कौन था? डॉक्टर्स फॉर यू। कुछ और एनजीओ देख लेते हैं, जैसे स्माइल फाउंडेशन, ठीक, दीपालय एनजीओ। जो दीपालय है वो टीबी के मरीज जो हैं, जो दिल्ली के स्लम्स में टीबी के मरीज हैं, उनके लिए कार्य करता है। तो आप स्माइल और डॉक्टर्स फॉर यू और दीपालय 3 याद रखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फिर अगला देखें, महिला सशक्तिकरण में एनजीओ की भूमिका। तो इसमें क्या है? बालिका शिक्षा। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख देना प्रथम एनजीओ का। जो प्रथम एनजीओ है वो कहीं ना कहीं महिला शिक्षा पे कार्य करता है, बालिका शिक्षा पे। कौशल प्रशिक्षण, तो इसमें सेवा फाउंडेशन जो है इला भट्ट वाला, ये कार्य करता है, ठीक। महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम में स्वस्थ इंडिया फाउंडेशन कार्य करता है। कानूनी अधिकारों की जागरूकता, घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, इन सब के लिए मजलिस लीगल सेंटर मुंबई का एक कार्य करता है। तो एग्जाम्पल आप लिख देना। पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका बढ़ाए, कैसे बढ़े, इसके लिए भी एनजीओ की भूमिका है। तो इसमें एक हंगर प्रोजेक्ट एनजीओ है, वो कार्य करता है। तो इतने एनजीओ हो गए, इतने पॉइंट हो गए, आप लिख देना महिला सशक्तिकरण में। अब देखें अगर हम, तो ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका क्या रहती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है सृजन एनजीओ, नाम लिख दिया, जरूर याद रखिएगा, कम से कम 1-2 तो जरूर आप याद रखना हर क्षेत्र में। तो ग्रामीण विकास में सृजन एनजीओ जो है बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, ठीक। अब ग्रामीण विकास में सृजन एनजीओ बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। एक सेकेंड। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हैं? क्षमता निर्माण और किसानों की ट्रेनिंग। तो किसानों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना और किसानों की ट्रेनिंग करना। इसके लिए एक एनजीओ है प्रदान एनजीओ, ठीक है। जैविक कृषि को प्रोत्साहन, तो नवदान्य एनजीओ है, ये जैविक कृषि को प्रोत्साहन देता है और ये डॉक्टर वंदना शिवा के द्वारा चलाया जाता है। सूक्ष्म वित्त और एसएचजीज, तो सूक्ष्म वित्त और एसएचजी में मदद करते हैं जो एनजीओ। जल ग्रहण और विकास और सिंचाई क्षमता, सिंचाई सहायता, इसमें सेवा एनजीओ गुजरात का कार्य करता है। बाजार से लिंकेज और उचित मूल्य दिलवाता है। नीतिगत समर्थन एवं अधिकारों की वकालत करता है। उदाहरण के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन, गांव में आधारभूत सुविधाएं कर। तो कितने सारे पॉइंट हो गए, 8-9 पॉइंट मैंने बता दिए ग्रामीण विकास में एनजीओ की भूमिका में, और कम से कम 4-5 तो मैंने एनजीओ भी बता दिए। जो आपको याद है लिख देना। आप सिंपल सा ही देख रहे हैं, पूरी स्क्रीन पर एक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, आपके काम आएगा लास्ट टाइम रिवीजन करने में। मोबाइल में जैसे आप लोग जब लास्ट में क्या होता है, मेंस में प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यही वाली कि लास्ट में रिवीजन करने में कुछ इस तरह का क्रिस्प मटेरियल नहीं होता। इसको आप अपने मोबाइल में भी रख लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप वीडियो भी लगा के सुन सकते हैं। कहीं रोड पे चल रहे हैं, जा रहे हैं, आराम से इसको देखते जाइए, आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट याद रहेंगे, ताज़े ताज़े। एनजीओ का नाम वगैरह भी रहेगा। पर्यावरण के क्षेत्र में आप देखते हैं तो इसमें एक गूंज नाम का एनजीओ है, कार्य करता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। तो पर्यावरण के प्रति शिक्षा जागरूकता करता है, ठीक है। तो एक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। सामुदायिक भागीदारी बढ़ावा देता है, राजस्थान का तरुण भारत संघ, ये आप याद रखेंगे। इसने समुदाय की मदद से पारंपरिक जल संचयन प्रणाली को पुनर्जीवित किया। तो जल संकट पे अगर क्वेश्चन आता है जीएस में, आपके जीएस 3 में, तो उसमें भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं केस स्टडी के रूप में, ठीक है। नीति निर्माण में पर्यावरण हेतु जनहित याचिकाएं दायर करते हैं ये लोग। एमसी मेहता केस आपको याद होगा, एनजीओ के ही समर्थन से दायर किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। नदी की सफाई, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम भी ये लोग चलाते हैं। तो ये हमारे इतने हो गए एनजीओ की भूमिका। अगला कुछ और देख लेते हैं कि पारंपरिक सार्वजनिक सेवा वितरण में एनजीओ और नागरिक समाज की भूमिका क्या होती है। तो पारंपरिक सार्वजनिक सेवा वितरण जो है आपको पता है, इसमें एनजीओ और नागरिक समाज की क्या भूमिका होती है। तो नवाचार और समस्या समाधान में, ठीक है, सहभागी शासन, वकालत और नीति प्रभाव, और सुदूर और सीमांत क्षेत्र में भी ये कार्य करते हैं। तो ये इतने एनजीओ के हमने भूमिकाएं देख ली, एनजीओ के नाम देख लिए। अब एनजीओ से संबंधित कुछ चुनौतियाँ हैं, उनको देखते हैं। नंबर 1, वित्त पोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो एफसीआरए एक्ट जो 2020 में आया, एक्चुअली इसको आप कहोगे एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि 6600, लगभग 6000 प्लस आप बोल सकते हो, 6000 प्लस या 6600 जो भी है, इसको रफली ऐसे याद करना होता है। तो 6600 6000 प्लस एनजीओ जो है वो रद्द कर दिए गए। पारदर्शिता व जवाबदेहिता की कमी है, इसमें 10% ही वित्तीय जानकारी देते हैं। अभी हमने ऊपर देखा ही था इंट्रो में। नियामक प्रतिबंध इन पे लगते हैं, ठीक है। अधिकांश पैसा, ये अलग पॉइंट है, आप याद रखना। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि अधिकांश पैसा जो है, जैसे है क्या, एनजीओ तो 33 लाख है, लेकिन जो मोटा मोटा जो पैसा आता है विदेशों से या भारत से जो बड़ी फंडिंग मिलती है, वो कुछ एक हज़ारों में ही जो एनजीओ हैं उनको ही मिलती है, या 100 में ही होंगे मुश्किल से, 200-400, उन्हीं को ज़्यादातर फंड मिलता है। छोटा एनजीओ जो होता है, काम करता है, हम आप खोल लें तो उसको ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट लिख देना चुनौती में। मानव संसाधन की कमी है, मतलब कुशल मानव संसाधन। सीमित कानूनी और संस्थागत समर्थन है,
ये भी। तो इतने कितने सारे पॉइंट हो गए चुनौतियों में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट ने क्या क्या कानून बना रखे हैं एनजीओ के लिए, तो भी आप याद रखना। सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860, कंपनी एक्ट 2013, इसका सेक्शन जो 8 है वो FCRA 2010 में आया था, फिर 2020 में संशोधन हुआ था। इनकम टैक्स की एक्ट 1961। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे, सरकार ने क्या क्या कानून बना रखते हैं। अब ये पॉइंट हम देख लेते हैं। FCRA एक्ट 2020 में संशोधन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी संशोधन होकर नए नए चीज़ें हुई हैं। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक चीज़ को आप याद रखना। इसमें जो पैसा है, इसमें मैंने क्या वो देखो, जो सरकारी भाषा है बहुत वैसी लिखी, मैंने इसको बहुत ऐसी भाषा में लिखा है कि एक तो बहुत छोटे में लिख जाए ताकि आप रिवीजन कर सकें, और बहुत ही मतलब समझने वाली भाषा है। तो जो पैसा है वो NGO टू NGO बार बार सर्कुलेट नहीं होगा, यानी कि राउंड ट्रिपिंग पे इस पर रोक लगी। अब सिंपल सा मतलब ये है, कई बार ये होता था कि जैसे बड़े NGO को ज़्यादा पैसा मिला, अभी हमने ऊपर देख छोटे NGO को मिलता नहीं। तो मान लो मैंने छोटा NGO खोला है और मैं अपना छोटा NGO खोलने के लिए मुझे तो फंडिंग मिल नहीं रही, तो मैं जाऊँगा कैलाश सत्यार्थी के पास, क्योंकि वो बचपन बचाओ आंदोलन वाला NGO चला रहे हैं, उनको पैसा मिलता है खूब, उनको नोबेल वगैरह मिल चुका। तो वो मुझे पैसा दे देते कुछ कि चलो थोड़ा सा पैसा तुम ले लो, अपना NGO चला लो, जाके बच्चों पर अच्छा काम करो। पर अब वो नहीं हो पाएगा इस एक्ट के बाद, ठीक है, ये बात है सिंपल सी। आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया गया है, ठीक है, आप अगर NGO खोलोगे तो आधार कार्ड अपने देना होगा। खाता केवल SBI की दिल्ली शाखा में खुलेगा। तो SBI की जो दिल्ली वाली शाखा है, तो दिल्ली वाली शाखा कहाँ है, वो भी जो पार्लियामेंट जो रोड पे है, वहाँ पे केवल आपका खाता खुलेगा। जो पैसा आप लोग मतलब विदेशों से लो चाहे इंडिया में जहाँ से भी, ठीक है, उसी खाता में। अब आप सोचो जो तमिलनाडु का बंदा है या नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, उसको अगर NGO चलाना, तो कैसे वो दिल्ली में खाता खोलेगा, बार बार आएगा दौड़ के पैसा निकलने, तो ये सब प्रॉब्लम होती। तो 3 पॉइंट ये हो गए। फिर है कुल मिले पैसे का 20% ही प्रशासनिक कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। तो अभी तक क्या था कि आपको जो कुल पैसा मिलेगा उसका 20% ही आप प्रशासनिक के कार्यों पर खर्च करेंगे, ठीक है, बाकी का सारा कहाँ खर्च करेंगे, बाकी का 80% आपका NGO जिसके लिए काम करता है वहाँ खर्च करोगे। पहले ऐसे में 50% थी। तो इससे ये भी होता, कई मान लो आपको शिक्षा देनी है, ठीक है, तो शिक्षा में आप मात्र 20% ही सैलरी दे सकते हो। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा में तो सबसे ज़्यादा सैलरी महत्वपूर्ण होती। तो ये भी पॉइंट है, ठीक है। मैं ये मतलब इसको काट इसलिए रहा हूँ, मतलब इनकी ये पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन मैं जो आपको इसका काउंटर आर्गूमेंट दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अगर इस एक्ट की आलोचना भी पूछ ले या पूछ ले आलोचनात्मक वर्णन करें, तो भी आप ये पॉइंट लिख देना जो मैं काउंटर आर्गूमेंट दे रहा हूँ आपको, ठीक। फिर 5वां पॉइंट है, NGO नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, ठीक है, और स्वेच्छा से अपना FCRA पंजीकरण रद्द कर सकते हैं। ये भी कर दिया गया है। मान लो मेरा NGO है, मैं अगर खुद से मेरा FCRA पंजीकरण रद्द कर दूँ और कह दो कि मुझे विदेश से कोई पैसा नहीं चाहिए, तो अपने आप रद्द हो जाएगा। और बाकी ये जैसे NGO नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होगा, तो NGO नियम क्या रहेगा, कौन तय करेगा, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति वगैरह भी हो सकती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल मुद्दे हैं। तो ये इतने प्रावधान हैं, आप याद रखेंगे। अब इससे लाभ और इसकी चुनौतियाँ और आगे की राह हम एक पन्ने में देख लेते हैं, ठीक। लाभ क्या है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता जो होती है NGO की कुछ की, उसमें कमी आएगी। जिन उद्देश्य हेतु धन मिला, धन वहीं पे खर्च होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगेगा, समाज में विभाजन, धर्म परिवर्तन, अर्बन नक्सल और आतंकवाद में कमी आएगी, ठीक। ये लाभ हैं इतने इस एक्ट के। चुनौतियाँ क्या हैं, विदेशी चंदे का ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, जो हमने ऊपर आपको आर्गूमेंट दिए थे काउंटर वाले, वही चीज़ें लिखी गई हैं शॉर्ट में, ठीक। विदेशी चंदे का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो छोटे NGO काम नहीं करेंगे। खाता इसका केवल दिल्ली में ही ये प्रॉब्लम है। प्रशासन पर खर्च कम कर दिया गया है। पंजीकरण रद्द अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर, तो ये मेन प्रॉब्लम है। तो जैसे मान लो अगर कोई विशेष पार्टी की सरकार, उनकी विचारधारा से अपोजिट कोई NGO अगर कुछ करेगा तो उनका वो रद्द कर देंगे पंजीकरण, और बाकी वित्त की कमी इससे हो जाएगी, और छोटे और दूर दराज वाले NGO काम नहीं कर पाएंगे। तो चुनौतियाँ हैं। आगे की राह में क्या है, क्षमता विकास करें, पारदर्शिता बढ़ाएं, लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं, नियमन हो नियंत्रण नहीं, ठीक है, और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए। तो ये NGO से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। अगली वीडियो में हम देखेंगे SHG को, यानी कि स्वयं सहायता समूह को कंप्लीट देखेंगे। अब आप खुद ही देख लो, मैंने NGO से रिलेटेड कोई एक एस्पेक्ट छोड़ा हो तो आप बताओ। सारे डेटा कवर कर लिए, सारे पॉइंट कवर कर लिए, NGO बता दिए, एग्जांपल बता दिए, और बहुत ही शॉर्ट में, और मात्र मुश्किल से 12 मिनट की ये वीडियो है। आप इसको मतलब 1.5 पे लगाएंगे तो 8 मिनट में आपका कंप्लीट NGO हो जाएगा। इसी तरह 8-10 मिनट में मैं कंप्लीट आपका सब करा दूंगा। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आपकी कंप्लीट ये हो जाएगी आपकी गवर्नेंस, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जो लोग नए होते हैं सब्सक्राइब नहीं करें वो कर लें, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं इन सब की फ़ोटो वगैरह वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों UPPCS मेन सीरीज के तहत हम शुरू कर चुके हैं गवर्नेंस को। हमारी पहली वीडियो NGO पे आई थी, आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखें, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है
वो है एसएचजी। आपको पता है मैं आपको 8-10 मिनट में कंप्लीट एक टॉपिक करा दे रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम बहुत शानदार रिवीजन चल रहा है। इससे अच्छा, इससे क्रिस्प और इससे छोटा और इससे ज़रूरी आपको जो है रिवीजन सीरीज मेंस के लिए कहीं पे नहीं मिलेगी। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो सब हम लेके चल रहे हैं। तो इसी की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है एसएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूह। तो इसमें हमने पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे आप समझना 88% जो एसएचजी हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वो महिलाओं के द्वारा लीड किए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण में भी आप लिखना, ठीक है। फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता हुआ है, समर्थ प्रोग्राम वो चल रहा है, ठीक। अमेजॉन के साथ सहेली पहल चल रही है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एक सरस कलेक्शन प्रोग्राम चलता है, ये किसकी मदद से चलता है? वुमेन एसएचजी है। सरस कलेक्शन प्रोग्राम जो है वो हेल्प टू वुमेन एसएचजी यानी कि महिला जो एसएचजी हैं उनकी मदद करता है, ग्रामीण मंत्रालय के तहत चलता है, ठीक है। इसके तहत ये जो जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहाँ पे इनके सामान जो है वो बेचे जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप गवर्नमेंट के प्रयास में लिख देंगे। अब हम देखेंगे, जब आपसे आ जाए इंट्रो क्या लिखोगे, तो इंट्रो में एक तो ये परिभाषा वाला है, दूसरा ये फैक्ट वाला। आप ऐसे लिखोगे कि भारत में 1.2 करोड़ एसएचजी हैं, यानी कि इसको आप एसएचजी मत लिखना, वहाँ पे आप स्वयं सहायता समूह लिखना। भारत में 1.2 करोड़ स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें 88% महिलाएं हैं। सफलतम कहानियों में केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका और लद्दाख के लूम्स शामिल हैं। शानदार इंट्रो हो गया, 20 शब्दों में आपका इंट्रो निपट गया। आपको परिभाषा लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि एसएचजी जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं, वे माइक्रो फाइनेंस, उद्यमिता, कृषि विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब हम देखेंगे एसएचजी फॉर वुमेन के लिए कुछ पॉइंट्स आप ऐसे मतलब फ्लो चार्ट वगैरह बना देना। तो एसएचजी फॉर वुमेन में क्या लिखोगे? इससे वुमेन का रोजगार बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, आर्थिक भागीदारी बढ़ती है, सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ता है और राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ती है। सिमोन द बोया को आप कोट याद रखेंगे, पर्सनल इज पॉलिटिकल। उन्होंने कहा था कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, सब कुछ पॉलिटिकल होता है। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि महिलाएं पैदा नहीं होती, महिलाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। अब एसएचजी के योगदान पे चले, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आप बहुत अच्छे से याद करना, इसको लिख के आना, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो एसएचजी के योगदान में नंबर 1 पॉइंट आप डालना, वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म वित्त। कैसे? एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना चल रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना है, आप याद रखेंगे। कौन सी? एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना। कब शुरू हुई थी? 1992 में। इसके तहत 1.2 करोड़ एसएचजी हैं और 14 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हो रही हैं, ठीक है। और वित्तीय समावेश, ये तो हो गया सूक्ष्म वित्त के लिए। वित्तीय समावेशन के लिए 2 पहले लिख देना, बैंक सखी मॉडल और ई एसएचजी, ठीक है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो रहा है? तो एफएलपीआर में वृद्धि हो रही है, यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए लिख देना, कुदुम्बश्री केरल का है, जीविका बिहार का है। और ये जो जीविका बिहार वाला है, इसके तहत 10 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है, 30% इनकी घरेलू आय में वृद्धि हुई है। तो आप इसी को ऐसे ही बना के लिखाना, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो 2 पॉइंट हमारे हो गए, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म वित्त। तीसरा पॉइंट है कृषि और डेयरी सहकारिता, ठीक है। इसमें मैंने जो पॉइंट लिखा आप देखो, इससे क्या होगा, इसको सेपरेट भी पूछ लेगा तो आप लिख दोगे। वित्तीय समावेशन होता है, सामूहिक मोल भाव की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान साझाकरण और कौशल विकास होता है, सब्सिडी एवं सरकारी योजनाएं मिल जाती हैं, सतत व जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। ICAR जो है उसने एक बार कहा था कि एसएचजी बनाकर डेयरी कृषि क्षेत्र में काम करने पर असफलता की दर अधिक होती है, ठीक, सफलता की दर अधिक होती है, ठीक है। उन्होंने कुल मिला के मतलब ICAR का कहना था कि अगर आप डेयरी बनाकर एसएचजी को डेयरी क्षेत्र में काम करते हैं, डेयरी और कृषि क्षेत्र में, तो आपकी सफलता होने की दर अधिक होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सरकार का चल रहा है। तो इसके तहत 81,000 वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए देखें तो अमूल डेयरी कोऑपरेटिव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब अगला पॉइंट है हस्तशिल्प और लघु उद्योग, इसमें आप लिज्जत पापड़ एसएचजी का एग्जाम्पल दे देंगे। फिर है ऑरेंज इकोनॉमी में वृद्धि। ऑरेंज इकोनॉमी आपको पता है जो कल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होती है, परंपरागत अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, जैसे पेंटिंग्स, वोकल फॉर लोकल कलाकृतियाँ, उससे भी वृद्धि होगी। ये जैसे है ऑरेंज इकोनॉमी, ये पॉइंट अक्सर लोग मिस कर देंगे, पर इसको आप लिख करके आना, मज़ा आ जाएगा, एग्जामिनर को पढ़ के अच्छे नंबर देगा। अब हम एसएचजी की चुनौतियाँ अगर देखें तो सीमित बाजार पहुँचे, तो जाहिर सी बात अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। ऋण की अस्वीकृति, तो ऋण रियल में तो सुनने में लगता है कि इतना मिलता है उतना, पर रियल में जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले बहुतों को नहीं देते हैं। 30% रिजेक्शन रेट है, आप याद रखना, किसका? ऋण मिलने का, एसएचजी का। ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट कहती है, क्योंकि संपत्ति गिरवी रखने को लोग बोलते हैं, जब संपत्ति उनके पास होगी तो वो लोग एसएचजी से लोन क्यों लेने जाएंगे। आधिकारिक क्रेडिट तक सीमित पहुँच है, जागरूकता की कमी है महिलाओं की योजनाओं में खासकर, ठीक है। जो सरकार की योजनाएं चलती, महिलाओं की जानकारी कम होती। डिजिटल डिवाइड है, आपको पता है,
तो डिजिटल साक्षरता भी कम है गाँव में। ऋण का यूज जो है व्यक्तिगत हित में होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको पता है ऋण तो वो लोग उस नाम पे लेते हैं और कहीं ना कहीं उसका यूज फिर वो कृषि में कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, शादी लड़कियों की कर देते हैं और घर वगैरह बनवा लेते हैं, ठीक, ये सब। और 60 से 70% एसएचजी इसी तरह से काम करते हैं। अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण है। एसएचजी पति की अवधारणा, ये भी आप लिख देना, थोड़ा नया पॉइंट है। होता क्या है, वुमेन के नाम पर सिर्फ एसएचजी ले लिया जाता, पर उसके ऋण का यूज पति लोग करते हैं, वो अपनी बाइक निकलवा लेते हैं, कभी कहीं लगा देते हैं, इस तरह से आप लिख देना, ठीक है। फिर अगला है ग्लास सीलिंग। इस ग्लास सीलिंग की है हुए अभी अपने आपको पता है जेंडर बायसिंग होती है, ठीक है, लिंग के नाम पे। तो सामाजिक अलगाव और समुदायों में विभाजन, तो कितने सारे चुनौतियों के मैंने पॉइंट बता दिए, ठीक है। आप इसमें से जो भी 4-5 आता है लिख देना। सरकार के प्रयास और आगे की राह अगर हम देखें तो सरकार के प्रयास क्या, सरकार ट्रेनिंग दे रही है, भारत नेट परियोजना लाई है, ई सरस पोर्टल है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और ऋण सरकार दे रही है, बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट की शुरुआत कर रही है, बैंक सखी की शुरुआत कर रही है, बैंक सखी लिख के आना आप, स्टार्टअप विलेज चला रही है, इसके तहत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन, ये पूरा लिख के आना आप, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन। अब आगे की राह अगर हम देखें तो मैंने कितने सारे पॉइंट लिख दिए, आप लिखना अच्छे से। बैंक लिंकेज व लोन प्रक्रिया सरल बनाया है, यूपीआई ऐप को प्रमोट किया है, क्रेडिट गारंटी सरकार दे रही है केरल की तर्ज पर, व्यापार कौशल, डिजिटल ज्ञान, नेतृत्व का विकास कर रही है, क्लस्टर आधारित संघ बनाए जा रहे हैं, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, लखपति दीदी को प्रमोट किया जा रहा है, बाजार लिंकेज विकसित किए जा रहे हैं, सोलर बायर मीट कराया जा रहा है, ठीक है, सोलर नहीं, सेलर बायर मीट कराया जा रहा है, एसएचजी निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है, नीति नियामक समर्थन बढ़ाया जा रहा है, निगरानी व मूल्यांकन किया जा रहा है, प्रभावी निगरानी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्रगति पोर्टल आपको पता ही होगा। तो ये हमने देख लिया इतनी सारी आगे की राह। अब ये हमने कुछ लिखा है कंक्लूजन, इस तरह का कंक्लूजन आप लिख करके आओगे तो इतना मतलब एग्जामिनर खुशी हो जाएगा एकदम। जैसे मैंने क्या लिखा, आप इसमें से मतलब मैंने कई सारे पॉइंट लिखे, आपको जो 2-3 याद आए वो लिखना, तो छोटा रहेगा थोड़ा सा। जैसे एसएचजी में अंतर्निहित चुनौतियों, संस्थागत समस्याओं, आरएनडी से लेकर ब्रांडिंग तक, मार्केट लिंकेज से लेकर क्षमता निर्माण तक की चुनौतियों को दूर कर सशक्त महिला सशक्त भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर गांव एवं आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया फॉरवर्ड के सामूहिक उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इतना शानदार इंट्रो है, आप इनमें से कुछ भी एक लिख देना, सशक्त महिला सशक्त भारत लिख देना, या फिर आत्मनिर्भर गाँव एवं आत्मनिर्भर भारत लिख देना, या फिर मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, कोई एक टर्म आप यूज करके आना इन सबको, ठीक है। और कुछ ये दूर कर देना कि संस्थागत समस्याएं, आरएनडी से ब्रांडिंग, मार्केट लिंक से क्षमता निर्माण, इन सबको दूर किया जाए, तभी ये प्राप्त होगा आत्मनिर्भर गांव या आत्मनिर्भर भारत या सशक्त महिला सशक्त भारत, ठीक है। तो ये हमारा एसएचजी का टॉपिक कंप्लीट होगा। ये तो बहुत ही शॉर्ट में हो गया, 7 ही मिनट में, ठीक है। तो एसएचजी हो गया हमारा, एनजीओ हम देख चुके हैं। अब हम ई गवर्नेंस वगैरह देखेंगे, फिर वल्नरेबल जो भी कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएं हैं वो देखेंगे सारी। मतलब देखो आप सेगमेंट वाइज मैंने सब लिख रखा है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ पहले देखेंगे, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका देखें, तो कंप्लीट हम इसको देखेंगे अच्छे से शानदार तरीके से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ जाए, वहाँ पे मैं इन सब की फ़ोटो वगैरह भी दे दूँगा आप सब, ताकि डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज हमारे गवर्नेंस का तीसरा लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन और आईसीटीसी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम आज के मतलब क्या देखेंगे, सुशासन, गुड गवर्नेंस, और इसके अलावा आईसीटी और ई गवर्नेंस, मतलब सारी चीज़ों को देख लेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो मेंस का एग्ज़ाम करीब है और हम GS2 में गवर्नेंस को शुरू कर चुके हैं। इसके बाद आप लोग पॉलिटी भी बोल रहे थे, तो मैं आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से इस बार सवाल बच सकते हैं, लगभग 10-12 टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही हमारी गवर्नेंस कंप्लीट होती है उसके बाद IR पे भी आप कहेंगे तो मैं बहुत ही अपडेटेड एक मतलब जैसे भारत चीन है, भारत पाकिस्तान है, तो मैं इन सब पे एक पेज का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके अलावा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं GS1 में, और आपकी इंडियन सोसाइटी, दोनों को वीडियोस कंप्लीट प्रोवाइड कर चुका हूं। और उसकी मैंने एक मास्टर क्लास भी बना दी है। तो सोसाइटी की लगभग आपकी 2 घंटे की है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की 1.5 घंटे की। तो उसमें कंप्लीट आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आप खुद ही सोचो, आपका मॉडर्न हिस्ट्री 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है, सोसाइटी 2 घंटे में हो जा रहा है। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? 12 क्वेश्चन आपके GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री और सोसाइटी से ही आ जा रहे हैं। तो मतलब 2.5-3 घंटे में आप अच्छे से रिविजन कर ले रहे हैं। तो अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं गवर्नेंस को। आपका NGO और SHG पे वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक। तो गवर्नेंस में सबसे पहले आपको याद रखनी सुशासन या गुड गवर्नेंस क्या होती है, इसकी परिभाषा। तो नंबर 1 हमने 2 परिभाषाएं इसकी लिख रखी हैं, एक नॉर्मल वाली और एक सुशासन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। तो नॉर्मल परिभाषा क्या है? सुशासन वह शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेही, उत्तरदायी,
समावेशी प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान की जाती। सिंपल से क्या लिखा कि सुशासन वह प्रणाली है, सुशासन वह शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह, उत्तरदायी, समावेशी, प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस अर्थात सरकारी अभाव किंतु दबाव एवं प्रभाव होता है। ये शानदार हमने परिभाषा लिख दी। अब सुशासन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार क्या है? सुशासन निर्णय लेने की एक प्रभावी और कुशल प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया जाता है। तो ये इसके अनुसार हो गया। अब हम देखेंगे सुशासन के मुख्य सिद्धांत। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको प्रैक्टिस मॉडल बोलते हैं। तो एक एक जो पॉइंट हमने लिखा है उसको PRACTIC इंग्लिश में जब जाओगे, जैसे P फॉर क्या हो गया? P फॉर आपका हो गया, P फॉर हो गया आपका पार्टिसिपेटरी, R फॉर हो गया रिस्पॉन्सिव, A फॉर हो गया अकाउंटेबल। ऐसे मतलब पॉइंट्स आप निकलेगा तो निकाल लोगे आप। बाकी मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि हम हिंदी में कंटेंट दे रहे हैं। तो सुशासन के मुख्य सिद्धांत में आप प्रैक्टिस मॉडल याद रखेंगे। अब क्या क्या मुख्य सिद्धांत हैं? तो हमने इसके एग्जाम्पल भी इसी मतलब फ्लो चार्ट में बना दिया। कितना शानदार देखने में लग रहा है, आप एग्जाम में बना के आना, ठीक है। और इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जवाबदेह नंबर 1 देखें हम यहाँ से। तो जवाबदेह, अब जवाबदेह में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो जैसे लोकपाल की व्यवस्था की गई, CP ग्राम्स है, आपका ई निवारण है। ये एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे आपके। आप एक भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। फिर आएगा पारदर्शी। तो पारदर्शी में जो डिजिटलीकरण है वो भी कहीं ना कहीं है, RTI है। रिस्पॉन्सिव या उत्तरदायी अगर देखें तो इसमें आप जैसे सेवा एक अधिकार चलता है आपका, 3D कॉन्सेप्ट है। 3D मतलब डेवलपमेंट, डेमोग्राफी और डिग्निटी। और सेवा आपके द्वारा एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आ जाएगा। समतावादी और समावेशी, तो इसमें क्या लिख दोगे एग्जाम्पल में? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तकनीक का विकेंद्रीकरण, जैसे कि स्मार्टफोन की तक पहुंच। DPI हो जाएगा आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है प्रभावी एवं दक्ष, इसके लिए आप DBT लिख सकते हो। कानून का शासन, इसके लिए आप BNS लिख सकते हो। BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता। भागीदारी में आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्रशासन गांव की ओर, ये सब एग्जाम्पल लिख देना। PM ने इसका आह्वान किया था, किसका? प्रशासन गांव की ओर का। मतलब इनका जो मन की बात आता है उसमें। सहमति उन्मुख शासन होना चाहिए, तो इसमें आप सोशल ऑडिट लिख सकते हो, EIA लिख सकते हो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है। 5th और 6th शेड्यूल लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया सुशासन के मुख्य सिद्धांत। अब हम देखेंगे भारतीय संदर्भ में सुशासन क्या है। तो भारतीय संदर्भ में आप सुशासन को अगर हम देखें तो अलग अलग हम इसमें सब हेडिंग के माध्यम से देखेंगे। जैसे संवैधानिक प्रावधान, यानी कि सुशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में क्या किए गए हैं? तो नंबर 1 है मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो इसमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता की बात की गई है। DPSP 36 से 51 तक, इसमें कल्याणकारी राज्य हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। मूल कर्तव्य 51 उत्तरदायी नागरिक के लिए किए गए हैं। तो 3 प्रावधान आप संवैधानिक लिख देना। संस्थागत व्यवस्थाएं अगर देखें तो इसमें मजबूत संस्थाएं अच्छे शासन की पूर्व शर्त हैं, ये आप लाइन भी लिख देना। जैसे चुनाव आयोग, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए है। CVC लोक सेवा में सत्यनिष्ठा स्थापित करने के लिए है, ठीक है। CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। लोकपाल, लोकायुक्त भ्रष्टाचार कम करने के लिए। कैग जो है आपका वित्तीय जवाबदेहिता हेतु है। नीतिगत पहल और सुधार क्या क्या हुए हैं? RTI एक्ट 2005 में आया, पारदर्शिता बढ़ेगी। GST आया, कर व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इससे दक्षता भी बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया मिशन, इससे E-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। पारदर्शिता और अभिगम्यता मतलब एक्सेसिबिलिटी इससे बढ़ेगी। स्वच्छ भारत अभियान, इससे जनभागीदारी बढ़ेगी। जनधन योजना, वित्तीय समावेशन होगा। न्यायिक सक्रियता PIL के तहत होता है। नागरिक केंद्रित शासन, इसमें आप MyGov प्लेटफॉर्म, CP ग्राम से DBT याद लिख सकते हो। देखो, देख रहे हो आप कितने पॉइंट्स मैंने लिख दिए आप इसमें नीतिगत पहल और सुधार में, ठीक है। अब हम देखेंगे गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है। अगर आपसे ये भी पूछ लेते हैं, ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? तो सेवाओं के वितरण को सरल और बेहतर बनाना, पारदर्शिता को बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना, सूचना तक पहुंच, सशक्त नागरिक निर्माण करना, समावेशी न्याय देना। तो आप ये 4-5 पॉइंट लिख देना। E-गवर्नेंस के प्रकार क्या है? G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें जैसे आप लिख सकते हो GEM और E-NAM वगैरह। G2E, ठीक है, गवर्नमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम देखेंगे E-गवर्नेंस और ICTC की भारत को ज़रूरत एवं इससे लाभ क्या हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। ये आप लिख के आना। इस तरह की लाइन बहुत कैची लाइन होती है, एग्जामिनर के दिमाग में हिट करती हैं। उदाहरण के लिए लिख देना डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। एग्जाम्पल के लिए लिख देना ईज ऑफ लिविंग। और सर्विसेज जो हैं वो महिला सशक्तिकरण इससे होता है, तो इससे आप SHG लिख देना। स्वरोजगार लिख देना, ऑनलाइन मार्केट लिख देना। पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि, जैसे RTI एक्ट। पहुँच में सुधार, PM दिशा प्रोग्राम लिख देना। ये सब चल रहे हैं। एग्जाम्पल आपको एक आध देना पड़ेगा, ठीक है।
फिर है बेहतर सेवा वितरण, डीबीटी, जीएसटी, जैम लिख देना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंक 63 है, 2020 में आई थी, इसके बाद रिपोर्ट ही नहीं आई, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में कैसा हुआ ये भी आप देख लो थोड़ा सा। डिजिटल इकोसिस्टम भारत में बढ़िया बना है, सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो गया, जन विश्वास बिल आया है, डिजी लॉकर आया है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था आई है जिसको कि एम्पावर्ड इकोनॉमी बोलते हैं, लागत और समय की बचत कम हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान, कुछ फैक्ट लिखा है, याद रखना। डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है भारत का, उसका जीडीपी में योगदान 11.74% है और रोजगार ये 15 मिलियन लोगों को, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और इसकी उत्पादकता अन्य से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, आईसीटी अगर देखें, इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इससे जीडीपी में वृद्धि हो रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। तो यही सब क्या है, यही सब आपकी डिजिटल अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये डेटा भी आप अच्छे से इसको कोट कर देना। ई कॉमर्स में वृद्धि हो रही, फिनटेक में वृद्धि हो रही, संकट प्रबंधन में योगदान हो रहा है, जैसे कोविड-19 के दौरान कोविन ऐप, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं, ये सब आप लिख देना। स्मार्ट गवर्नेंस हो रही, स्मार्ट ऐप का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे सरकार के प्रयास, तो सरकार के प्रयास क्या क्या हो सरकार किए हैं, तो उसमें उमंग ऐप आप याद रखना। इसने क्या किया है कि एकीकृत मोबाइल ऐप है केंद्र व राज्य सरकार की सेवाओं के लिए। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, कैबिनेट ने 1.3 बिलियन टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, डीपीआई, तो कैबिनेट ने 1.3 बिलियन डॉलर मंजूर कर दिए हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है, 2817 करोड़ रुपए इसके लिए लॉन्च किए। डिजिटल इंडिया मिशन आपको पता ही 2015 से चल रहा है। केस स्टडी आप लिख देना सिंगापुर का, सिंगापुर वन नामक ई गवर्नेंस स्वीट, यहाँ नागरिकों को सुविधाएं मिलती है, सेकेंड ईआरसी में भी इसका जिक्र है, आप इसको लिख के आना, बहुत नंबर मिलेगा। तो केस स्टडी लिखना सिंगापुर का, सिंगापुर वन नामक स्वीट। ठीक है, यहाँ नागरिकों की हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और सेकेंड ईआरसी में इसका जिक्र किया गया, ये भी आप लिख देना। अब हम देखें ई गवर्नेंस और आईसीटी है तो चुनौतियाँ क्या हैं, ये मतलब निमोनिक बना है, आईपीसी एसएमटीएफ। ठीक, इसको हमने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में भी, जैसे इनसफिशिएंसी आई से, इसका मतलब दक्षता नहीं है, निजता, समन्वय, ये सब मतलब, जैसे सोलाइड टैक मतलब हर चीज़ है तो अलग अलग तकनीकी, बेमेल पहले की जा रही हैं, मिसलीडिंग गवर्नेंस है। ठीक है, इनिशिएटिव वगैरह, विश्वास कम है, वित्त की समस्याएं है, ट्रस्ट इशू है, साइबर अपराध हो रहे हैं इस कारण। ठीक है, फंड की समस्या, डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड में समानता है, आपको पता है, शहरी वर्सेस ग्रामीण, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया, डिजिटल साक्षरता की कमी है, वुमेन वर्सेस मेन, वहनीय तकनीकें भारत में नहीं, नीति क्रियान्वयन में कमी है, साइबर अपराध, लाल फीता सयाद, ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, अमिताभ कांत ने सुझाव दिया था कि भारत को गुड डीपीआई की ज़रूरत है, 5 पिलर ऑफ गुड डीपीआई भी इन्होंने बताए थे, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। अब आगे की राह अगर देखेंगे तो क्या है, तो पीएम सैड यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप इसको कोट कराना, गुड गवर्नेंस अंतिम छोर तक ले जाना है, ऐसा इन्होंने कहा था। अब आगे क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक भागीदारी में सुधार, समुदाय आधारित शासन मॉडल, स्थानीय प्रशासन क्षमता में सुधार करना। कैग का भी यही सुझाव था कि स्थानीय प्रशासन तंत्र में सुधार, ई गवर्नेंस ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए, डिजिटल चॉइस और डिजिटल सोसाइटी को बढ़ावा देना, ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण में एआई का एकीकरण आपको करना होगा। तो ये आगे की राह हो गई। तो हमने कंप्लीट देख लिया गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और आपका आईसीटी। ठीक है, और मुश्किल से यह वीडियो 9 मिनट की हुई, 9 मिनट के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है आपका ये टॉपिक। अब इतना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुड गवर्नेंस, इससे संबंधित सारे मुद्दे भी हमने देख लिए, और गुड गवर्नेंस आईसीटी, ये सब ये लोग पढ़ने में मतलब मोटी मोटी बुक्स, लेक्चर, वो सब करने में कितना समय निकाल देते हैं, और ये 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो इससे पहले वाले 3 लेक्चर भी आप देख लो, मॉडर्न इंडिया और सोसाइटी वगैरह आपने नहीं किया तो कर लो, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और आपको एक एस्से भी दिया गया, 2 एस्से मैं आपको करा चुका हूँ, एक कुंभ पे और एक आतंकवाद पे, ऑपरेशन सिंदूर पे। ठीक है, तो ऐसे वाली भी आपके लिंक में लगा दूंगा, आप उसको भी देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, गवर्नेंस की तहत ये हमारी चौथी क्लास है, हम देख रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए रिवीजन सीरीज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, कोई इधर उधर की भूमिका बनाए हुए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि कमज़ोर वर्ग के लिए क्या क्या योजनाएँ चलाई गई। इसको हम सेगमेंट वाइज देखेंगे, सेगमेंट इन द सेंस जैसे SC ST लेंगे, फिर महिला लेंगे, फिर वृद्ध लेंगे, बालक लेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वल्नरेबल सेक्शन की प्रॉब्लम्स क्या होती है, तो आप ऐसे समझो कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक जो दशाएँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन में अगर पूछ लिया जाए क्या कौन कौन लोग आते हैं, तो मोटा मोटी आपको ऐसे पता होना चाहिए कि SC ST वाले आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं, महिलाएं आती हैं, जो LGBTQ हैं वो लोग आते हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रावधान हैं, हमने आर्टिकल वगैरह लिख दिए हैं संविधान के, उसको भी आप याद रखेंगे। तो आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 46 में SC ST और कमज़ोर वर्गों है तो प्रावधान किया गया है। ठीक है,
41 ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इन सबको समझें, मैंने इसीलिए संवैधानिक प्रावधान पहले ही लिख दिया है। 243D और 243T में पंचायत व नगर पालिका में इनको आरक्षण दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार संरक्षण अधिनियम 2016 आया है विकलांग व्यक्तियों के लिए, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम सेगमेंट वाइज शुरू करते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। हमने इन योजनाओं के अंदर जाके चीज़ें नहीं लिखी हैं क्योंकि आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे दे देगा इनके कल्याण के लिए क्या क्या गवर्नमेंट प्रयास करे, तो आपको यही योजनाएं लिख देनी है। ठीक है, बाकी बेसिक आपको पता ही होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लास्ट टाइम में रिवीजन के नज़रिए से। ठीक है, और हमने 3 या 2 लिए हैं एग्जाम्पल, वही आपको देना है, इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं रख सकते। तो SC/ST के लिए अगर देखें तो PM आदर्श ग्राम योजना चल रही है, आपको पता होगा, और SC/ST पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, और स्टैंड अप इंडिया। अब यहाँ पे जैसे एक EMRS है, आपको पता होगा, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वो भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे तो बहुत सारी चल रही हैं, तो जो आपको याद है लिख देना। स्टैंड अप इंडिया ही है इसके लिए। ठीक है, और एक अभी बजट में आया था प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम उन्नत अभियान, वो भी आप लिख सकते हो। बाकी ये 3 हमने लिख दी हैं। अल्पसंख्यकों के लिए PM विकास योजना चल रही है, नई उड़ान और उस्ताद, ये 3 योजनाएं लिख देना। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति, पोषण 2.0, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रही है। बाकी और भी चल रही होती हैं, पर आपको मेनली कुछ लिखनी है। दिव्यांगजनों के लिए हमने भी दिव्यांगजनों के लिए ऊपर मतलब उनके लिए जो एक्ट आया उसको देखा 2016 में। अब हम देखेंगे 2 और, सुगम्य भारत अभियान, शहरी बुनियादी ढांचा अनुकूल बने, इसके लिए 2025 में ही अधिसूचना आई। ठीक है, तो शहरों में जो भी बुनियादी ढांचा बन रहा है वो विकलांगों के अनुरूप बनाया जाए, ये 2025 में अधिसूचना आई, तो इसको भी आप लिख सकते हो। बुजुर्गों के लिए अगर देखें तो PM वयोश्री योजना चल रही है। ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी इसको बोलते हैं, आप याद रखेंगे। सिल्वर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आप जरूर लिख देना। जापान वगैरह में प्रचलित हो रहा है कि अब 60 साल में ही लोग क्यों रिटायर हों, कुछ ऐसे काम हो जो बैठ के घर में अपने लेट के कर सकते हों। ठीक है, तो उसके लिए भी उनको ट्रेन किया जाए और फिर ऐसी मतलब व्यवस्था मुहैया कराई जाए जहां वो सब लोग काम कर सकें 70 साल 80 साल में भी लेटे बैठे उस तरह की, उसको सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं। यानी कि 70-75 वर्ग तक कार्य करें, जापान की तरह हमने लिख दिया है। शहरी गरीब के लिए क्या योजना है, तो इसमें PM स्वनिधि योजना है और PM शहरी आवास योजना है। ग्रामीण गरीब के लिए मनरेगा, PM ग्रामीण आवास योजना और NRLM मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो ये भले आपको अभी लग रहा होगा कि ईजी हैं, 2 योजनाएं हैं 3 योजनाएं, तो ईजी हमको पता है, लेकिन जब आप वहाँ पे लिखोगे ना तो याद नहीं आने लगती जल्दी, इसलिए ऐसे लिखा गया है। ठीक, अब ट्रांसजेंडर के लिए स्माइल योजना और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर कल्याण पोर्टल बनाया गया है 2024 में। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वे हेड। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले आगे की राह, मतलब इन सब वल्नरेबल सेक्शन के लिए आगे क्या करना हो, तो आप देखो आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग का चल रहा है, ये भी आप लिख सकते हो। SC/ST के लिए कल्याण वितरण में AI का यूज किया जाए, NGO की भूमिका सुनिश्चित की जाए, SHG को प्रोत्साहन दिया जाए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज 2023 में आया सेबी के द्वारा, इसको भी बढ़ावा दिया जाए। विकसित भारत @47 का रोड मैप जो है वो भूख शून्य गरीबी को लेकर है, इसको भी आप लिख देना। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि सामाजिक कल्याण वितरण में समयबद्ध शिकायत निवारण हो, तो इसको भी आप जिक्र कर देना। ठीक, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के पहले जैसे डेटाबेस नए करे जाए, मतलब अपडेट किया जाए। DBT अभी चल रहा है, DBT 2.0 शुरू करने की ज़रूरत है। बजट आवंटन किया जाए, अभी बजट केवल 6% है इनके लिए। विकेंद्रीकृत योजनाएं लाई जाए, निगरानी व मूल्यांकन किया जाए, कल्याण योजनाओं का संगम किया जाए। तो इतनी पहल आप लिख लेना। वे फॉरवर्ड पूछे तो यहाँ पे भी पूछे या अलग से भी कोई एक सेक्शन उठा के पूछे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें लिख देना, और समग्र पूछे वल्नरेबल सेक्शन के लिए तो भी आप लिख देना। इसमें चुनौतियाँ क्या हैं उसको हम देख लें, तो चुनौतियों में प्रशासनिक अड़चने हैं, क्षेत्रीय असमानता है, आप सबने पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, और जागरूकता की कमी है। संसदीय समिति के अनुसार, तो हमारी जो 2024 में एक संसदीय समिति बनती है कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, वो ये बोलती है कि प्रशासनिक अड़चनें, क्षेत्रीय असमानता और जागरूकता की कमी जो है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा है। बाकी आप ये चीज़ें भी लिख देना कि लीकेज की समस्या है। तो कैग ने 2024 की रिपोर्ट दी, उसने कहा कि DBT से घोस्ट लाभार्थी ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया है आप कैग की रिपोर्ट का जिक्र करना। घोस्ट लाभार्थी मतलब जैसे आपको पता अनाज वितरित हो रहा है, तो जो रियल लाभार्थी हैं, आवास वितरित आपको पता होगा कितनी योजनाएं प्रधान के माध्यम से होती हैं कि आवास होता है किसी नाम पर, उसका पैसा कोई और निकाल रहा है। इसी तरह मनरेगा में भी होता है, तो ये घोस्ट लाभार्थी को लिख देना, इसका जिक्र किया है कैग ने। डेटाबेस पुराने हैं, हेर फेर हो सकती है, लाभार्थी छद्म है इसके, अपर्याप्त वित्त पोषण है, कल्याण पर व्यय GDP का 2.5% मतलब खर्च होता है, और जो OECD कंट्रीज़ हैं वो 6% करते हैं। कार्यान्वयन में अंतराल है, आदिवासी क्षेत्रों में इसकी पहुंच नहीं है, बढ़ती हुई मांग के अनुरूप नहीं है। तो ये सारी चुनौतियाँ आप लिख देना। बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें अगर, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में सर्वश्रेष्ठ पहले कौन कौन सी हो सकती है, 2 का एग्जाम्पल आप देना।
झारखंड का ईपीडीएस और कालिया और पीएम किसान उड़ीसा का, ये भी आप लिख देना। कंक्लूजन अगर आपको लिखना हो तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, आर्टिकल 38 के अनुसार, ठीक। एसडीजी की लक्ष्य प्राप्ति गांधी जी के अंत्योदय की अवधारणा के अनुरूप है। यही सब 3 बातें मिला करके कंक्लूजन कंक्लूड कर देना। तो ये हमने देख लिया अपनी कमज़ोर वर्गों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं। तो इससे ज़्यादा पूछेगा ना वो, हालांकि समग्र रूप से पूछेगा, गवर्नेंस में पूछेगा तो यही पूछेगा कि कमज़ोर वर्गों से रिलेटेड क्या चुनौतियां हैं, क्या आगे की राह हो सकती हैं, और एक आध एग्जाम्पल, ये जो योजनाएं बताई इनके एग्जाम्पल आप दे देना, हो जाएगा आपका आंसर बस। तो हमने लगभग 6 मिनट में 5 ही मिनट में इस आंसर को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं सिविल लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका पे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएस मेंस के तहत गवर्नेंस की क्लास को। ये हमारी 5वीं क्लास है। इसमें हमारा टॉपिक है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। ये वीडियो अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना। इसका यूज आप अपने एथिक्स के पेपर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कोट हैं, उसको आप लिख लेना, देख लेना। नेहरू का एक कोट था कि द ट्रू टेस्ट ऑफ ए सिविल सर्वेंट इज़ नॉट बिटवीन ही नोज़ बट हाउ मच ही केयर्स। वो कितना जानता नहीं बल्कि वो कितना करता है लोगों के लिए। ये सिविल जो सेवक होते हैं उनकी असली परीक्षा यहाँ पे होती है। सिविल सेवा शुड बी नागरिक, ये अच्छी लाइन है, आप इसको अच्छे लिख देना। सिविल सेवा कैसी होनी चाहिए, वो नागरिक केंद्रित होनी चाहिए, भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र होना चाहिए उसमें, और सेवा उत्प्रेरक होना चाहिए। ठीक, ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया। इन चीज़ों को आप मतलब एनेक्डोट की तरह याद रखिए, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आएंगे अपने मेन प्रश्न पे कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। तो नीति क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवा वितरण में, ठीक। नंबर 1 क्या है, नीति क्रियान्वयन, मतलब योजनाओं को लागू करने में। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में, संवैधानिक मूल्यों और विधि के शासन को बनाए रखने में, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में, संकट और आपदा प्रबंधन के समय। कोविड-19 में हमने देखा था। एग्जाम्पल में आप लिख देना। आईएएस प्रदीप झीना है, इन्होंने चक्रवात से मुक्ति दिला दी है उड़ीसा को, तो इनका एग्जाम्पल दे देना। सरकार को परामर्श देने में, तो नीति आयोग में सारे लगभग ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जो सरकार को परामर्श देते हैं। तो ये हो गया हमारी लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। अगला हमारा जो पॉइंट है गुड गवर्नेंस में लोक सेवकों की भूमिका पूछ ले तो आप क्या लिखोगे। गुणवत्तापूर्ण सर्विस डिलीवरी, भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और समावेशी विकास के लिए। भारत में सिविल सेवकों की बदलती भूमिका, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नए ट्रेंड पैटर्न क्या बदल रहे हैं। तो ये आप याद रखना, कंट्रोलर के बजाय इनेबलर। तो जो सिविल सेवक हैं वो अब कंट्रोलर नहीं रह गए ब्रिटिश काल की तरह या शुरुआती दिनों में जो थे, अब वो इनेबलर बन रहे हैं। इसको आप इनेबलर ही ऐसे लिख करके आना। ब्यूरोक्रेटिक रुकावट के बनाए ईज़ ऑफ बिजनेस का और ईज़ ऑफ लिविंग का भाग बन रहे हैं वो, ठीक। मैनेज के बजाय संभावनाएं तलाश रहे हैं। सुविधा भोगी के बजाय सत्यनिष्ठा पर जोर दे रहे हैं। डिजिटल परिवर्तन और एआई आधारित शासन अब आ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे जैम ट्रिनिटी, जैम मतलब आपको पता होगा, जे से जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल। जलवायु और पर्यावरणीय शासन, क्लाइमेट गवर्नेंस आ रही है। प्रदीप झीना का एग्जाम्पल आप फिर से लिख देना, ठीक। सहभागी और स्थानीय शासन, शहरीकरण और स्मार्ट सिटी प्रबंधन, इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा के पूरे ब्यूरोक्रेट से लीड करना है। सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, तो ये बदलती भूमिका है इनकी सिविल सेवकों की। कितनी सारी मैंने लिख दी, 7-8, जो भी आपको 4-5 याद रहे एग्जाम में लिख देना। अब सिविल सेवकों की चुनौतियाँ क्या हैं। औपनिवेशिक हैंगओवर आज भी उनके दिमाग से गया नहीं है, ठीक। लाल फीताशाही और अक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वायत्तता इनकी कम है, भ्रष्टाचार है, जवाबदेहिता कम है, परिवर्तन और नवाचार का प्रतिरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये बात कही थी, तो इसको आप जिक्र कर देना। अत्यधिक केंद्रीकरण है, कमज़ोर स्थानीय शासन है, न्यायिक अतिक्रमण है, मानव संसाधन की कमी है, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल मतलब डेटा लिख देना कि 13,500 लोगों पर केवल एक आईएएस अधिकारी है भारत में, तो ये भी आप लिख देना। ये इतनी सारी चुनौतियाँ हो गई। अब सरकार की हम अगर पहले देखें, क्या क्या सरकार की पहले चल रही हैं, तो सरकार की पहले में है लेटरल एंट्री। सरकार की पहल और आगे की राह दोनों में ये चीज़ आप लिख सकते हो। लेटरल एंट्री, मिशन कर्मयोगी, ई गवर्नेंस और एआई को अपनाना, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, कार्यों की समीक्षा, पूर्वाग्रह से मुक्ति। केस स्टडी आप लिख देना, सिंगापुर की योग्यता आधारित नौकरशाही, ठीक। तो ये हमारा हो गया सिविल सेवकों की भूमिका लोकतंत्र में। तो ये मात्र हमने 3 ही मिनट में कंप्लीट कर लिया। आप देख रहे हैं कितना शानदार आपका रिवीजन हो रहा है 2-3 मिनट में। अब अगला जो वीडियो हम देखेंगे वो देखेंगे शासन में पारदर्शिता और सिटीजन चार्टर पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों यूपीपीसीएस मेन सीरीज के तहत गवर्नेंस की रिवीजन क्लास में ये हमारी 6ठी क्लास है। इसमें हम देखेंगे शासन में पारदर्शिता
को, और इसके बाद ही हम सिटीजन चार्टर को देखेंगे। ठीक, तो आज सबसे पहले आप इंट्रो में क्या लिखोगे, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, बाकी भी हमारी क्लासेस ज़रूर देखें, सब पढ़ी हुई आपका रिवीजन शानदार तरीके से कराया जा रहा है। तो शासन में पारदर्शिता के तहत अगर आए तो आप इंट्रो में लिखना ये इंट्रो कि शासन में पारदर्शिता का आशय सरकारी प्रक्रियाओं की खुली और स्पष्ट प्रणाली से है। फिर से पढ़ता हूँ। शासन में पारदर्शिता का आशय सरकारी प्रक्रियाओं की खुली और स्पष्ट प्रणाली से है, जिसमें नागरिकों को निर्णयों, नीतियों और संसाधनों के आवंटन की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो शासन में पारदर्शिता क्या है कि सरकारी प्रक्रिया है वो खुली हो और स्पष्ट हो, और नागरिकों को जो है निर्णय, नीतियों और संसाधन के आवंटन की जानकारी दी जाए, बस। अब इसके संबंधित मुद्दे या चुनौतियाँ क्या हैं उसको देखें। सबसे पहले नंबर 1, सूचना की जागरूकता, योजनाओं की जानकारी दी जाए, तो इससे जवाबदेहिता में की कमी होती। तो क्या है कि सूचना की जागरूकता नहीं है लोगों को, योजनाओं की जानकारी नहीं, जिस कारण जो शासन है उनकी जवाबदेहिता कम होती। नौकरशाही का प्रतिरोध होता है, जानकारी देते ही नहीं वो लोग, क्योंकि अब यहाँ पे आप डेटा लिखना कि 60% RTI रिजेक्शन रेट है। तो भारत में जितनी भी RTI लगती हैं 60% तो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। 45% RTI की पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं देते हैं। जैसे आपने 3 चीज़ें पूछी तो एक बता देंगे, 2 नहीं बताएंगे। राष्ट्रीय हित या सुरक्षा का अस्पष्ट दायरा है, कौन सी चीज़ राष्ट्रीय हित में है, राष्ट्रीय सुरक्षा में है, वो लोग स्पष्ट नहीं है, हर चीज़ को राष्ट्रीय हित में बता के वो देते ही नहीं है। ठीक है, RTI एक्ट के तहत 8(1) और J का जो प्रावधान है धारा, उसमें व्यक्तिगत जानकारी को ना देना भी शामिल है, ये भी कहीं ना कहीं इसको कमज़ोर करता है। RTI एक्ट 2020 में संशोधन हुआ, इससे RTI और कमज़ोर हो गई, क्योंकि RTI की स्वायत्तता इससे कमज़ोर कर दी गई। ठीक है, अब हम देखें इससे रिलेटेड सरकार की पहल क्या है। तो सरकार ने RTI एक्ट 2005 में लाई। यूपी में जन सूचना पोर्टल है, माई गव प्लेटफॉर्म, ई निवारण और CP ग्राम्स। तो ये 5 चीज़ें सरकार की पहल में आप लिख देना। ठीक है, जवाबदेहिता ये हम आगे की राह अगर देखें तो RTI जो है वो समय दक्ष होनी चाहिए। कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं लिखा है, पर मैं बोलूँगा आप समझ जाओगे। RTI जो है वो समय दक्ष होनी चाहिए, और कानूनी जो शब्दावली है उसमें स्पष्टता लाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए लेकिन स्थानीय भाषा में, फीडबैक आमजन से लिया जाए, सोशल ऑडिट किया जाए। जवाबदेहिता में वृद्धि कैसे होगी कि CVC, कैग आदि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, इसको बंद किया जाए। लोकपाल और लोकायुक्त में सुधार किया जाए। तो ये आगे की राह हो सकती है। हम केस स्टडी अगर देखें तो आप कर्नाटक में जनाग्रह की पेड एंड ब्राइब पहल, आप इसको लिख सकते हो। जनाग्रह जो एक संगठन है उसने पेड एंड ब्राइब पहल शुरू की, इससे 20% रिश्वत में कमी आई, तो इसको आप ज़रूर लिखना। यहाँ पे ये फ्लो चार्ट है, इसको बना देना। पारदर्शिता से क्या होता है, सूचना तक पहुँचती है, और सूचना तक पहुँच से जवाबदेहिता आती है। जवाबदेहिता से क्या होता है, जन केंद्रित नीतियाँ होती, जन केंद्रित नीतियाँ से फिर से पारदर्शिता आती है। तो इस डायग्राम को आप बना के आना इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा हो गया शासन में पारदर्शिता, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब हम देखेंगे सिटीजन चार्टर को, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इंट्रो में क्या लिखोगे, सिटीजन चार्टर क्या है। तो सिटीजन चार्टर में संगठनों द्वारा स्वघोषित प्रतिबद्धताएं होती हैं। सिंपल सी लाइन लिखोगे, सिटीजन चार्टर में संगठनों के द्वारा स्वघोषित प्रतिबद्धताएं होती हैं, जो नागरिकों को मिलने वाली सेवा एवं उनकी शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में जानकारी देती हैं। ठीक, आप ऐसे आप इनकी जो परिभाषाएं हैं ऐसे याद करा करो कि सिटीजन चार्टर में क्या होता है, जो संगठन होते हैं वो स्वघोषित प्रतिबद्धताएं मतलब जारी करते हैं। फिर उसमें क्या होता है, नागरिकों को जो सेवा मिलती है वो, और नागरिकों को सेवा नहीं मिली तो उसके लिए वो शिकायत कहाँ करेंगे, तो शिकायत निवारण तंत्र क्या है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, जो उनकी जवाबदेहिता बढ़ाते हैं। बस सिंपल सा हो गया आपकी सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर में इसके घटक क्या हैं, तो इसका विजन और मिशन होता है, उसमें सेवा के क्या मानक हैं वो होता है, शिकायत निवारण होता है, और संपर्क विवरण होता है। ठीक, ये आप डायग्राम ऐसे बना करके आना, ये लिख देना। ये आपका सिटीजन चार्टर है, पूरा ये बना हुआ है जो। ठीक है, ये सिटीजन चार्टर, इसमें नागरिकों को प्राप्त होंगी सेवाएं, मानक, शिकायत, प्रतिबद्धताएं। ठीक, ये आपका सिटीजन चार्टर में लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे जवाबदेहिता बढ़ेगी। इस तरह से आप बना देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब सिटीजन चार्टर से गुड गवर्नेंस कैसे होगी आप देखो। उपभोक्ता की संतुष्टि होगी, रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम होगा, प्रदर्शन आधारित फीडबैक होगा, पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ेगी, जन भागीदारी होगी इससे, और सेवाओं का मानकीकरण होगा। तो ये 6 पॉइंट हमने लिख दिए। सरकारी अगर पहले देखो तो सेवोत्तम मॉडल ऑफ लिख देना, ये पासपोर्ट आदि में लागू होता है। ई समीक्षा, PMO द्वारा समय समय पर निगरानी की जाती है। इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, इसकी चुनौतियों में है नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं, 70% लोग जानते ही नहीं नागरिक चार्टर के बारे में, सारे संगठन और विभागों में है ही नहीं। ठीक है, CC मतलब सिटीजन चार्टर,
सिटीजन चार्टर अपडेट नहीं जो है तो वो भी बहुत पुराना है। नौकरशाही की उदासीनता है। सिटीजन चार्टर कोर्ट में प्रवर्तनी भी नहीं, तो अगर ये नहीं लागू करते हैं तो आप इसको कोर्ट में प्रवर्तनी नहीं मतलब कोर्ट में इसको चलन नहीं कर सकते हैं। मलेशिया जो है उसमें सिटीजन चार्टर जो है कोर्ट में प्रवर्तनी है, इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक, तो बाकी निगरानी व मूल्यांकन तंत्र अच्छा नहीं है, संगठनात्मक ढांचा अच्छा नहीं, जनभागीदारी भी इसमें नहीं है। तो आपसे अगर वे फॉरवर्ड पूछे तो ये जितनी चुनौतियां हैं इन्हीं को लागू करना, वे फॉरवर्ड में लिख देना। तो हमने एक पेज में सिटीजन चार्टर और शासन में पारदर्शिता को देख लिया। अब अगला हमारा एक वीडियो आएगा, सिर्फ इसमें एक ही वीडियो बड़ा बचा है, तो वो हम देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, तो वो भी हम शानदार तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा गवर्नेंस का। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गवर्नेंस की रिवीजन क्लास के तहत आज देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य को। तो जल्दी से हम इसको 10 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी याद रखनी, 2020 में आई थी। इससे पहले ये कब पॉलिसी, कौन सी हमारी पॉलिसी चल रही थी, 1986 वाली। इसके उद्देश्य क्या है, तो सबको शिक्षा इसका उद्देश्य है। तो समावेशी शिक्षा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य क्या है। टीचरों की गुणवत्ता बढ़ाना, ड्रॉप आउट रेट को कम करना, तो सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ाना, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच। ठीक है, विषयों की विविधता को बढ़ाना, जैसे मैथ के साथ हिस्ट्री ले सकते हो इस तरह से। FLN यानी कि फाउंडेशन लर्निंग जो है उसको बढ़ाना। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य हैं, आप ऐसे लिख देना। उच्चतर शिक्षा की बात करें तो इसमें डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना, शासन को बढ़ाना, नियामक को कम करना, समावेशी एवं समानता को बढ़ाना और गुणवत्ता को बढ़ाना। तो मतलब यही सारी पॉइंट्स आप लिख देना। इसको लेकर विवाद क्या चल रहा है, तो विवाद हमेशा त्रिभाषी फार्मूला का है, विशेषतः तमिलनाडु में ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब हम देखेंगे ये जो त्रिभाषी फार्मूला नहीं, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप है, शिक्षा में एकीकरण लाएगी, रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देगी। इसके कॉन्स में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो आप, केंद्रीकरण इससे बढ़ेगा, हिंदी व क्षेत्रीय भाषा को लेकर मतलब चुनौतियां होंगी, वाणिज्यीकरण बढ़ जाएगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय ये भी आप जिक्र करना। तो राज्य भी इस पर कानून बना सकते हैं। भारत में 55% जो स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो एक चुनौती ये भी है कि इसमें आप कैसे चीज़ों को लागू करोगे। ठीक है, 3T आप याद रखना हमेशा, टीचर, टिफ़िन, टॉयलेट। तो जब भी इस बच्चियों की शिक्षा की बात हो, बालिकाओं की, तो 3T आप याद रखना। तो एजुकेशन जो है, यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे एनेक्डोट लिखा, आप याद रखना। जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री बेस होनी चाहिए, लैब टू इंडस्ट्री वाली होनी चाहिए, लैब टू लैंड वाली होनी चाहिए, इसको भी आप लिख देना। शिक्षा है जरूरी, पहले की क्या की गई है ये आप याद रखना। PM श्री स्कूल है, समग्र शिक्षा योजना है, PM पोषण है, निपुण भारत है, PM ई विद्या और दीक्षा, ये डिजिटल और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। निष्ठा 1, निष्ठा 2, निष्ठा 3.0 अभी चल रहा है, ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए है। परख कार्यक्रम छात्रों के मूल्यांकन के लिए है, और उल्लास जो है वो साक्षरता कार्यक्रम। तो शिक्षा है सरकार की ये पहले हैं। अब शिक्षा की चुनौतियां अगर हम देखें तो शिक्षा की चुनौतियां आगे की राह में इन्हीं के समस्याओं का उन्मूलन करना हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है। तो आगे की राह में इन्हीं सब चीज़ों को लिखना है। तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं और आगे की राह पर इसको कैसे बनाओगे। पहुँच और समानता, पहुँच और समानता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों की लिखना है आपको। गुणवत्ता और परिणाम, समावेशन की कमी, लिंग, जाति और विकलांगता को लेकर। टीचर्स की उदासीनता है, सरकारी टीचर्स की खास करके। ठीक है, 3T फॉर वुमेन टीचर्स, अभी हमने 3T ऊपर देखा क्या था, टीचर, टिफ़िन और टॉयलेट। निगरानी और मूल्यांकन, निम्न सार्वजनिक व्यय। तो नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहती है कि GDP का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, पर वास्तव में होता कितना है, 4.6%। अपर्याप्त आधारभूत ढांचा है, क्षेत्रीय असमानता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ को लेकर के, नॉर्थ वर्सेस साउथ स्टेट को लेकर, और विलेज वर्सेस शहरों के स्कूल्स को लेकर है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक भी हैं, जैसे गरीबी और बाल श्रम। तो अब इसमें एक एग्जांपल देना आप जो ST लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले, उनकी ड्रॉप आउट दर सबसे ज़्यादा है, 24% है। ठीक है, केस हिस्ट्री आप उड़ीसा की लिख देना, इन्होंने इसकी कम कर दी है। डिजिटल डिवाइड है, पुराना पाठ्यक्रम है, प्राइवेट स्कूल महंगे हैं लेकिन उनका भी पाठ्यक्रम पुराना ही है। रटने को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कम है, निजी क्षेत्र का बढ़ता वर्चस्व है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच खींचतान रहती है। तो शिक्षा से रिलेटेड इतने इशू हैं, अगर आप इनको लिख पाएंगे तो यही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम हेल्थ सेक्टर अगर देखें तो हेल्थ सेक्टर में आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि भारत में 1.4 बिलियन जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अधिभार है भारत पे। ठीक, अब हेल्थ सेक्टर की चुनौतियां क्या है, अपर्याप्त सार्वजनिक व्यय है। ठीक, अब कैसे है, तो 2.1% GDP का खर्च होता है वैश्विक स्तर पर, सबसे कम। ठीक है, तो भारत में क्या है, GDP का केवल 2.1% खर्च होता है स्वास्थ्य पे, ये विश्व में सबसे कम है। ठीक है,
सीमित बुनियादी ढांचा, तो जो पीएचसी है, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, इनकी गुणवत्ता बहुत ख़राब है। डॉक्टर ही नहीं है, एएनएम तक नहीं है, ओनली ये लोग रिफ़र करने का काम करते हैं। यहाँ ले जाओगे मरीज़ को या रिफ़र कर देंगे आपका बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। निजी क्षेत्रों पर निर्भरता है। आपको पता है कि 70% वह अपनी जेब से लोग करते हैं भारत में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, कर्ज और गरीबी बढ़ती है, ठीक। और असमानता है। असमानता कैसे, अमीर वर्सेस गरीब की है, शहरी वर्सेस ग्रामीण की है। आप एक डेटा ये भी लिखेंगे कि 78% जो हॉस्पिटल हैं वो शहरों में हैं। मेडिकल एथिक्स नहीं है डॉक्टरों में, भ्रष्टाचार है, करुणा नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ब्रेन ड्रेन होता है, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो अमेरिका वगैरह चले जाते हैं। प्रिवेंटिव केयर के प्रति जागरूकता भारत में नहीं है। भारत में आपको पता है जब बीमार हो जाते हैं आदमी तब हॉस्पिटल भागते हैं, जैसे मोटापा जैसी उभरती हुई समस्याएं हैं। स्वास्थ्य प्रणाली उपचारात्मक है, रोकथाम में कम जोर दिया जाता है। कर्मचारियों की कमी है और उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर मरीज अनुपात बहुत कम है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में एकीकरण नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे एआई रोबोट आज में भारत में बहुत पिछड़ा है। चाइना वगैरह में आपने देखा होगा सब टेली ऑपरेशन वगैरह होने लगे हैं। दूर बैठ के कोई भी डॉक्टर कहीं पे भी कर देता है ऑपरेशन। आर्थिक बाधाएं हैं। समावेशी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, एससी एसटी तक पहुंच बहुत मुश्किल है। डिजिटल डिवाइड है, टेली स्वास्थ्य नहीं है। नीति और शासन में चुनौतियां हैं, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट खर्चा होता है जिससे गरीबी बढ़ती है, कर्ज बढ़ता है और बेरोजगारी वगैरह सब समस्याएं आती हैं। तो मैंने कितनी सारी समस्याएं और चुनौतियां बता दी। आप इसमें से जो भी 5-6 आपको अच्छे से याद रहे उसको अच्छे से लिख करके आना, डेटा वगैरह सब कोट कर देना अच्छे से, एग्जाम्पल वगैरह, ठीक। आगे की राह में यही सारी चीज़ें आप बता सकते हो, लेकिन फिर भी हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। एक स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाना होगा भारत में। भारत में केवल 3% से कम है, आप समझो। हेल्थ इंश्योरेंस भारत में 3% से कम है, कितनी बड़ी बात। प्राथमिक स्वास्थ्य जो सेवा है पीएचसी है उसका सुदृढ़ीकरण करना होगा। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ानी होगी। क्यूरेटिव हेल्थ पर जोर देना होगा, आपको याद रखना है वो, यानी कि जो सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना होगा, क्यूरेटिव हेल्थ पर जोर देना होगा, डिजिटल स्वास्थ्य समाधान होगा, आरएनडी बढ़ाना होगा, एनसीडी यानी कि जो गैर संचारी रोग होते हैं उन पर अधिक ध्यान देना होगा। अब हम थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देख लेते हैं। कुछ निमहांस जो है उसकी एक रिपोर्ट है और वो ये कहती है कि 10% वयस्क भारत में मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। शहरी बनाम ग्रामीण, तो शहरों में 13% लोग जो है वो अकेलेपन के शिकार हैं और गांव में 6.9% लोग अकेलेपन के शिकार हैं। तो ये कुछ डेटा है मानसिक स्वास्थ्य पे, कभी पूछने की संभावना कम है तो ये लिख देना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शिक्षा और स्वास्थ्य। एक वीडियो और इसके बाद बचा है वो गरीबी एवं क्या कौन सा टॉपिक है यार, गरीबी और भूखमरी पे, तो वो भी हम ऐसे ही 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट करा देंगे। तो आपका लगभग आपका गवर्नेंस कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का मैं रिवीजन करा दूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे PDF वगैरह सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों गवर्नेंस की क्लास में एक टॉपिक रह गया था लास्ट में, गरीबी और भूख का, यानी गरीबी या फिर भूखमरी, इस टाइप का जो टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ये हमारा अंतिम वीडियो है गवर्नेंस का। इससे पहले हमने 6-7 वीडियोज़ में कंप्लीट देख लिया था। अब मैं इसको कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। मुश्किल से मुझे लगता है गवर्नेंस 1 घंटे में कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गरीबी को। अब हम देखते हैं गरीबी में विश्व बैंक के अनुसार गरीबी होती क्या है। तो जब भी आप गरीबी की परिभाषा लिखें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार लिख दें। तो गरीबी जो है जरूरी चीज़ों का अभाव है। यह केवल वित्तीय संसाधनों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों से वंचित होने के बारे में है। यहाँ पे जीवन के डबल लिख गया है। तो विश्व बैंक क्या कहता है कि गरीबी जो है वह जरूरी चीज़ों का अभाव है। ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, जो भी हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं जीवन के लिए। इनकी अगर अनुपस्थिति है तो वो गरीब है, ऐसा विश्व बैंक कहता है। अब हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में क्या है, वैश्विक भूख संकट, ऐसा फाओ की रिपोर्ट है 2023 की। उसने कहा था 735 मिलियन लोग भूख का शिकार हैं, मतलब इतने लोग रोज़ भूखे रहते हैं। GHF जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक 105वीं है 127 देशों में, ठीक है। मतलब भारत आप सोचो कि 127 देशों में 105वें नंबर पर है। उप सहारा और अफ्रीका जो है वो सर्वाधिक पीड़ित हैं इससे, भुखमरी से, ठीक है। 20% लोग यहाँ पे कुपोषण से ग्रसित हैं। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग का आता है उसके अनुसार 11.28% लोग भारत में सिर्फ गरीब हैं। तो मतलब क्या है, भारत में अब केवल 11.28% लोग गरीब बचे हैं। 2022-23 में आया था और पिछले 8 सालों में
देखा जाए तो 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। हमने जो आपको सोसाइटी कराई थी उसमें भी गरीबी में ये सारी चीज़ें बताई थी। अब गरीबी और भुखमरी के कारण क्या हैं, तो कारण आपको पता ही है, वो सब चीज़ें मैंने बता रखी, फिर भी आप एक साथ देखना चाहो तो देख लो, ठीक है। एक साथ में आपको मिल जाएगा तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। भारत में हंगर मतलब अधिक है, हिडन हंगर उससे भी ज़्यादा है, याद रखना है। भारत में हंगर से ज़्यादा हिडन हंगर होता है कुपोषण, ठीक है। जब मतलब पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो वहाँ से हिडन हंगर बनता है। तो गरीबी और भुखमरी के कारण है आर्थिक असमानता। तो वही असर की रिपोर्ट लिख देनी है कि 10% लोगों के पास 76% संपत्ति है। बेरोजगारी है, अल्प बेरोजगार हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में है। संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता, 60% कुपोषित जो बच्चे हैं वो संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ये डेटा आपको लिख के आना, यूएन का डेटा है। जलवायु परिवर्तन हो रही तो इससे आपदाएँ आ रही हैं, तो इससे उत्पादकता और आय में कमी हो रही है। स्वास्थ्य संकट हो रहा है, स्वास्थ्य संकट के कारण महंगा हो रहा है स्वास्थ्य, तो कर्जा बढ़ रहा है लोगों पे और गरीबी बढ़ रही है। योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं होता है। तो हमने आपको 6 कारण बता दिए, उनका डेटा भी एक साथ दे दिया। हिडन हंगर की समस्या एक, ये भी पॉइंट आप लिख देना। गरीबी के परिणाम क्या होते हैं ये हमने फ्लो चार्ट से दिखा दिया, आप दिखा सकते हो इसी तरह से डायग्राम बना के। तो सबसे पहले शिक्षा आपकी नहीं अच्छी हो पाती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, रोजगार के अवसर कम होते हैं, आवास की असुरक्षा होती है, भेदभाव भी बढ़ता है। आपको पता समाज में अभी कोई भी कितनी बात करे लेकिन गरीब अमीर के बीच का भेदभाव बहुत है। और गरीबी की संस्कृति पनपती है, आपको पता है, मतलब एक ऐसा कल्चर जिसमें गरीब और गरीब होता जाता है। तो ये सब परिणाम होते हैं। सरकार के अगर उपाय देखें तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आपको पता कोविड में शुरू हुई थी, 5 किलो अनाज मिलता है। G20 की एक पहल है, आप लिख देना वैश्विक पहल डाल करके। G20 ने ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर शुरू किया था, जो भारत में शुरू हुआ था उस वहाँ पे, ठीक है। मिशन पोषण 2.0, ईट राइट अभियान, ठीक है। ये मतलब भारत में नहीं, जो ब्राज़ील में हुआ था भारत के बाद, वहाँ पे ये शुरू किया था गया था, ठीक है। फिलहाल आप इतना लिख देना, G20 की ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर कार्यक्रम, ठीक है। ईट राइट अभियान, मिशन पोषण 2.0, जीरो भूख कार्यक्रम 2017 में चला। खाद्य फोर्टिफिकेशन पोषण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का। तो गवर्नमेंट के इतने प्रयास हैं, आपको 3-4 तो याद होने ही चाहिए, आप लिख देना। अब हम देखें चुनौतियां क्या हैं। तो पीडीएस जो होता है, पीडीएस में लीकेज है, भ्रष्टाचार है, घोस्ट लाभार्थी हैं। रियलिटी है कि अमीर लोग जो होते हैं, जो लाभार्थी नहीं हैं, वो उसका पात्र बन जाते हैं और गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं और जो भी अनाज वगैरह मिलता है लेके उसको बाज़ार में बेच देते हैं। तो इसको आप लिख देना, पीडीएस में लीकेज है, भ्रष्टाचार है, घोस्ट लाभार्थी हैं। इसमें आप लिख देना केस स्टडी एक उड़ीसा की, उड़ीसा का राइस एटीएम। उड़ीसा ने 24x7 एक एटीएम शुरू किया, उसमें से चावल निकलता है, ठीक है। आप अपना कार्ड लगाओगे जा करके, जैसे यहाँ पे राशन कार्ड होता है उस तरह का, वहाँ पे आपको कभी भी मिल सकता है जब ज़रूरत होती है। तो ये है पीडीएस में प्रॉब्लम और उसकी केस स्टडी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस मॉडल को अपनाकर। पोषण संबंधी कमियां हैं, तो फाओ की एक रिपोर्ट आती है कि 3 अरब लोग स्वस्थ आहार नहीं लेते हैं दुनिया में। तो 8 अरब की आबादी, उसमें से 3 अरब लोग तो स्वस्थ आहार ही नहीं लेते, ऐसा पोषण कहता है। अनियोजित शहरीकरण, ये नियोजित नहीं हट गया है, अनियोजित शहरीकरण, लैंगिक असमानताएं। तो यूएन वुमेन की रिपोर्ट है कि 27% से अधिक खाद्य असुरक्षा है महिलाओं में खासकर। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय में कमी, इसलिए लोगों का खाद्य बजट कम हो रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ऐसा कहती है, तो ये आप याद रखना। ऑक्सफैम बोलता है कि जो सरकार है वो सामाजिक व्यय पे कम खर्च कर रही है, इस वजह से लोग सामाजिक व्यय पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उनका खाद्य बजट कम हो जा रहा है। यही कारण है कि भारत में हिडन हंगर बढ़ रहा है। बाकी गांधी का ये कोट आप याद रखना कि गरीबी हिंसा का सबसे विकृत रूप है, ठीक। अब हम आगे की राह अगर देखें तो इसमें एक आप याद रखना, हीस मॉडल, HEACE। तो हीश मॉडल सतत खाद्यान्न है, तो हीश मॉडल याद रखना। H से हेल्थ होता है, E से इक्विटी होती है, A से एडेप्टेबिलिटी होती है, C से कम्युनिटी होती है और E से इन्वायरमेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स में अगर काम किया जाए तो खाद्यान्न और गरीबी वगैरह की समस्या से निपटा जा सकता है। तो हीस मॉडल याद रखना। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए, खाद्यान्न की बर्बादी रोकी जाए, कृषि में निवेश किया जाए, लैंगिक असमानता को कम किया जाए, स्वास्थ्य और पोषण को एकीकृत किया जाए, प्रौद्योगिकी को अच्छा बनाया जाए। जैसे उड़ीसा में 24x7 का खाद्यान्न एटीएम प्रणाली, आप इसको जरूर लिख के आना। अब निष्कर्ष में आप SDG 1, SDG 2 और आर्टिकल 38 जो लोक कल्याणकारी भारत है उससे आप लिंक कर देना, गांधी के अंत्योदय से लिंक कर देना, आपका अच्छा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट देख लिया। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप GS 3 में यूज कर लेना और GS 1 में भी यूज कर सकते हो। तो ठीक।
ठीक है, तो आपका ये वीडियो हो गया और इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है गवर्नेंस। अब मिलते हैं IR के साथ। थैंक यू सो मच।